जब जंग होती है तो कौन जीतता है और कौन हारता है? आइए इसके बारे में जरा बात करें। इजराइल गाजा युद्ध के बाद दुनिया में युद्ध का तीसरा मोर्चा खुल गया है। पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, उसके बाद यूरोप और अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई शुरू हो गई, और अब ये सवाल ये है कि युद्ध में आखिरकार जीतता कौन है और हारता कौन है। निश्चित ही कोई देश विजेता होगा और कोई हारने वाला होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक अलग इकोसिस्टम और भी है। इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हारता आम आदमी है जो युद्ध नहीं चाहता, और युद्ध उसका रोजगार, जिंदगी, सब कुछ छीन लेता है। अंत में जीतने वाला होता है वो जो युद्ध के लिए हथियार बेचता है। अमेरिका इस मामले में सबसे आगे रहा। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर, इन्होंने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक है। पहले विश्व युद्ध में जो जीता या जो हारा, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों की हुई, जिन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य साथी देशों को अपने हथियार बेचे। दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका की हथियार बिक्री से सबसे भारी कमाई हुई। 41 से 45 के बीच, सन 41 से सन 45 के बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था जबरदस्त तेजी से बढ़ी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का युद्ध से जुड़ा उत्पादन, जो कि 1939 में वहां के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का महज 2% था, वो 1943 में 40%, सोचिए 2% से 40%। इसे कहते हैं युद्ध से मुनाफा कमाना, वॉर प्रॉफिटियरिंग। दुनिया के तमाम इलाकों में समय समय पर होने वाले युद्धों के लिए हथियार उन्हीं देश से आते हैं जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे हैं। ये वो बड़े औद्योगिक देश हैं जिनमें कई यूरोपीय देश आते हैं। रूस भी एक बड़ा हथियार सप्लायर रहा है, और चीन भी हथियारों की बिक्री में आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को ही ले लीजिए। ये युद्ध में हथियारों की जरूरत पड़ी। यूक्रेन को यूरोप के देशों और अमेरिका ने हथियार दिए। यूरोप में फौजी खर्च 13% बढ़ गया। यूक्रेन का अपना फौजी खर्च 7 गुना बढ़ गया। रूस का फौजी खर्च 9.2% बढ़ गया। इस युद्ध के लिए हथियार कहां से आते? तकनीकी तौर पर आधुनिक देशों की कंपनियां हैं ये हथियार बनाती। इनमें सबसे ज्यादा कंपनियां, जैसे कि हमने आपको बताया, अमेरिका की हैं। अब एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जिसका नाम है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस संस्था ने 2021 की अपनी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हथियार बनाने वाली टॉप 100 कंपनियों में 40 अकेले अमेरिका में बताई, जिन्होंने 2021 में $299 अरब के हथियारों की बिक्री की। $299 अरब। टॉप 100 हथियार कंपनियों में चीन की 9 कंपनियां हैं, जिन्होंने 2021 में $109 अरब के हथियार बेचे। इन टॉप 100 में से हथियार कंपनियों में 6 रूस की हैं, जिन्होंने $17.8 अरब के हथियार बेचे। 2020 में रूस की 9 कंपनियां टॉप 100 में शामिल थीं, लेकिन रूस पर लगातार आर्थिक संकट उसके लिए मुश्किल भरा रहा। सिप्री के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली पहली 5 कंपनियां अमेरिका की। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने 2021 में 6,034 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हथियार बेचे। रेथियन टेक्नोलॉजीज ने 4,185 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हथियार बेचे। बोइंग ने 3,342 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हथियार बेचे। बोइंग प्लेन भी बनाता है। नॉर्थरोप कॉर्पोरेशन ने 2,888 करोड़ के डॉलर के हथियार बेचे। कहीं आप रुपए ना समझ लें। जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन ने 2,600 करोड़ के डॉलर के हथियार बेचे। सामरिक मामलों के जानकार और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निर्देशक कमोडोर उदय भास्कर भी ये कहते हैं कि युद्ध में हथियार कौन सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, ये तो हर किसी को दिख रहा है। इन आंकड़ों में आपको साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त विश्व में जहां भी जंग हो रहा है, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या हाल में जो अफगानिस्तान में हुआ था, या अभी जो इजराइल, फलस्तीन और हमास के बीच में जो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्म्स का जो सप्लाई है, हथियारों का जो सप्लाई है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है और
शक्तिशाली देश जो हैं उनके अंदर कई सारे ऐसे कंपनी हैं, कई सारे मल्टीनेशनल हैं जो कि आर्म्स इंडस्ट्री का एक वो गुट बनाया है। उदाहरण के लिए विश्व में सबसे जो मेजर या नंबर 1 जो आर्म्स सप्लायर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके बाद उसी वर्ग में रूस और चीन है, और साथ साथ दूसरे वर्ग में है फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल भी इसमें शामिल होता है। अर्थात ये कि इन देशों में एक आर्म्स इंडस्ट्री है, और ये जो है अपने अपने देशों में इनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी एक बहुत बड़ा भूमिका है। जैसे यूएस में आर्म्स लॉबी की बात होती है, चाहे वो गन कंट्रोल के संदर्भ में, जहां की अमेरिका के अंदर उनकी जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा उनके पास पर्सनल वेपन्स है, गन्स और राइफल्स। और उसी प्रकार से जब से अफगानिस्तान में युद्ध हुआ था, अभी नहीं, शीत युद्ध के समय से लेके, यानी कि जब 1979 में भूतपूर्व जो सोवियत यूनियन ने आक्रमण किया था अफगानिस्तान में, तब से लेके आज तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो जो पूरा इलाका है पश्चिमी एशिया तक, यानी कि जब इराक के अंदर जंग हुआ था, हथियारों का एक सागर बन गया था, और इसमें एक बहुत बड़ा ग्रे मार्केट भी शुरू हो गया। और जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने जंग किया था 2001 9/11 के बाद 20 साल विड्रॉल तक, उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को एक बहुत बड़ा भूमिका वहां दिया था। अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर, लोकल कॉन्ट्रैक्टर, चाहे पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो या बाकी प्रांतीय जो कॉन्ट्रैक्टर, और सबके पास आसानी से ये जो है हथियार और बारूद मिलने लगा। और लोग मजाक में कहते थे, हालांकि ये बहुत कड़वा सच है, कि आप उस इलाके में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक से लेके सीरिया तक, आजकल के जमाने में सबके पास सेल फोन है। अगर आपको कलाश्निकोव चाहिए, आपको बारूद चाहिए, आपको लैंडमाइन चाहिए, ड्रोन चाहिए, तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। सप्लायर्स भी हैं, और उनका जो मेन सप्लाई है ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है, MIC, चाहे वो अमेरिका में हो, रूस में हो, बाकी देशों में, वो ये सप्लाई देते हैं। तो इसलिए जहां जंग है वहां पे आप बेशक कह सकते हैं कि वहां पे कोई ना कोई प्रॉफिट या लाभ के रूप में अपना धंधा कर